नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो आज अपन बात करेंगे वो बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर, जो सामान्यतः एक जनरल इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी वहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो उस टॉपिक में अपन ये देखेंगे कि जो भूगोल है उसका नामकरण कैसे हुआ है, वो कौन सी भाषा का शब्द है, भूगोल जो शब्द है वो देने वाले कौन थे, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो भूगोल है उसको कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भूगोल को दो शाखाओं में अपन विभाजित करके अध्ययन करेंगे। एक तो अपन फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा अपन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी को मुख्य रूप से कितने सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और उसके साथ ही अपन ये देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता कौन है और ह्यूमन ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ है और ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन सी सब ब्रांचें होती हैं। उसके बाद में अपन पर्टिकुलर फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक है और एक जनरल टॉपिक है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो बात करेंगे अपन ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये एक ग्रीक शब्द था ज्योग्राफी का, एक ग्रीक शब्द था ज्योग्राफी का, उससे ये बना है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, किससे बना है, ज्योग्राफी का। ये एक कैसा वर्ड था, ग्रीक शब्द था ज्योग्राफी का, उससे क्या बना है, ज्योग्राफी। तो पहला अपना क्या है कि ज्योग्राफी शब्द है उसका निर्माण एक ग्रीक भाषा के शब्द ज्योग्राफिका से हुआ है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो ज्योग्राफी है उसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ज्योग्राफी मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पृथ्वी होता है, और जो ग्राफी का जो मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों अध्ययन करना या वर्णन करना, वर्णन करना। तो इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफी का मीनिंग होगा वो क्या होगा, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही क्या है, करना ही भूगोल है। यहां तक क्लियर है कि ज्योग्राफी है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ज्योग्राफिया से लिया गया है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या होगा, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होगा, अध्ययन करना। तो सीधा सीधा अगर एक लाइन में अपने को कोई आंसर देना है कि ज्योग्राफी क्या होता है, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। क्लियर है यहां तक। अब अपन यहां बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी शब्द देने वाले भूगोलवेता कौन थे। तो ज्योग्राफी शब्द देने वाले जो भूगोलवेता की अगर अपन बात करें तो वो कौन थे, एरेटोस्थनीज महोदय थे। अब अपन बात करें जो ज्योग्राफी शब्द है वो देने वाले कौन थे। तो ज्योग्राफी शब्द जो देने वाले थे वो एरेटोस्थनीज महोदय थे। अब एरेटोस्थनीज कौन थे, एरेटोस्थनीज एक यूनानी भूगोलवेता थे, एक यूनानी गणितज्ञ थे, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में सही जानकारी दी थी।
पृथ्वी की परिधि के बारे में सही मापन किया था। सही मापन किया था। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताया। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताया। लेकिन यहां अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा बात हम वहां करेंगे जहां एरेटोस्थनीज को ज्योग्राफिकल थॉट में अपन पढ़ेंगे। तो यहां अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि जो ज्योग्राफी शब्द देने वाले कौन थे, वो एरेटोस्थनीज महोदय थे। और किस में दिया था? इनकी एक पुस्तक थी ज्योग्राफी का। एक पुस्तक थी ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी शब्द दिया था। क्लियर है? और यहीं से तो क्या बना था? यहीं से तो ज्योग्राफी बना था। और ये यूनानी भूगोलवेता थे, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखेंगे। इसके अलावा अगर एरेटोस्थनीज की बात की जाए तो एरेटोस्थनीज जी वो पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया था। तो इनकी एक और बात अपने को ध्यान रखनी है कि एरेटोस्थनीज महोदय ने ही भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। अध्ययन किया था। और भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। क्लियर है? भौगोलिक क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण ही इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। लेकिन कुछ बुक में आप देखोगे तो आपको हेकेटियस भी भूगोल के पिता के रूप में नजर आएंगे। हेकेटियस भी आपको भूगोल के पिता के रूप में नजर आएंगे। अब इसका क्या रीजन है कि जो हेकेटियस महोदय थे, हेकेटियस महोदय ने भूगोल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। देखो, अगर इनकी बात करें तो भूगोल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। भूगोल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। सबसे पहले क्या दी थी? जानकारी दी थी। और जानकारी के साथ एक पुस्तक भी लिखी थी, ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन या भूगोल का वर्णन। इनकी एक पुस्तक भी थी। पुस्तक कौन सी थी? भूगोल का वर्णन। भूगोल का वर्णन। ठीक है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि पहली बात है कि ज्योग्राफी के पिता कौन है। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो हेकेटियस है, क्योंकि हेकेटियस ने भूगोल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। और अगर लेकिन यहां क्या है कि हेकेटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया था। जिस हिसाब से भी उनको कोई फैक्ट मिले, जिस हिसाब से भी उनको कोई जानकारी मिली, वो कहीं मेंशन कर दी, उसका कोई सीक्वेंस नहीं रहा। लेकिन हेकेटियस के बाद में एरेटोस्थनीज महोदय ने क्या किया कि संपूर्ण भूगोल को क्रमबद्ध किया। इस वजह से इनको भूगोल का पिता इनको भी कहा जाने लगा। और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो प्राथमिकता जो ऑप्शन की होगी वो एरेटोस्थनीज होगी। बाकी दोनों अलग अलग हो तो कोई आपके दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहां तक क्लियर है। यहां तक अपन ने बात की है कि भूगोल शब्द कहां से आया है, कौन सी भाषा का शब्द है। और उसके बाद में अपन ने बात की थी कि इसके भूगोल शब्द देने वाले कौन थे। अगर ज्योग्राफी के हिंदी वर्ड की बात करें तो जो हिंदी वर्ड है वो दिया था आर्यभट्ट ने। अगर यहां हिंदी वर्ड की बात करें तो ज्योग्राफी को हिंदी में जो भूगोल शब्द दिया था वो आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने, जो भारत के एक गणितज्ञ थे और उनकी भी एक पुस्तक थी सूर्य सिद्धांतिका।
सूर्य सिद्धांतिका, जिसमें ज्योग्राफी को भूगोल शब्द दिया था। और भूगोल का भी वही मीनिंग होगा, भू मतलब भूमि, गोल मतलब अध्ययन करना, जो ज्योग्राफी का मीनिंग होगा। तो यहां तक बात क्लियर है। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन यहां से एक दो क्वेश्चन कई बार आते हैं। खैर आजकल यूजीसी नेट में तो इनका ट्रेंड नहीं रहा है ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन पूछ लिया जाता है। सिलेबस में जो चीज मेंशन है उसके बारे में कभी ये नहीं कहा जा सकता कि यहां से कुछ नहीं आता है, यहां से इजी है। इजी कुछ नहीं है, सारे ही एक जैसे होते हैं। कभी कभार ये छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करवा देते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन अब बात करें किसकी? भूगोल की शाखाओं की, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की बात करेंगे। भूगोल की शाखाएं। अब देखो, भूगोल की शाखाओं की बात करें तो भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। एक तो भौतिक भूगोल, एक तो भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल। ठीक है, पहला कौन सा है? भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आज अपना टॉपिक ही रहना है, तो भौतिक भूगोल की अपन बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात किसकी कर लेते हैं? मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी की। अगर मानव भूगोल के पिता की बात की जाए तो मानव भूगोल का पिता जो होता है वो कार्ल रिटर को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल रिटर को माना जाता है। अब कार्ल रिटर के बाद में यहां भी सेम वही सिचुएशन मिलेगी जो आपको भूगोल में मिली थी। कार्ल रिटर, कुछ किताबों में आपको रेडजेल भी मानव भूगोल के पिता लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर हुए वो कार्ल रिटर है। कार्ल रिटर के बाद में रेडजेल ने मानव भूगोल के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, इस वजह से रेडजेल को भी मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो कार्ल रिटर के बाद में जो मानव भूगोल का विकास करने वाले थे वो रेडजेल थे। अब यहां भी ये ध्यान रखना, अगर एक ही ऑप्शन में दोनों हैं तो कार्ल रिटर पहली प्राथमिकता होंगे। इन दोनों को डिटेल से अपन ज्योग्राफिकल थॉट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मानव भूगोल की सब ब्रांचें कौन कौन सी हैं। देखो, अगर प्रारंभ में मानव के उद्भव या उद्भव के कुछ सालों के बाद में बात करें तो मानव की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत सीमित आवश्यकताएं थी, और अपना जो जीवन यापन है वो एक जंगल से ही कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन हो जाता था। लेकिन मानव का यही विकास क्रम धीरे धीरे आगे जारी रहा। उसकी मानसिकता में, उसके शारीरिक कई बदलाव आए, और बदलाव के साथ साथ ही क्या हुआ, जनसंख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई। अब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई तो जो जंगलों में खाने पीने की जो चीज़ें थी उनकी कमी महसूस हुई, और जैसे ही कमी महसूस हुई तो मानव को कुछ ऐसे उपायों की खोज करनी पड़ी जो उसके जीवन यापन में सहायक हो, और उसी के परिणाम स्वरूप मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब आपने ये भी सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आदमी को जैसी आवश्यकता महसूस होती है उसका दिमाग उसी फील्ड में काम करना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही मानव ने कंदमूल से हटकर के खेती करना प्रारंभ की तो खेती के साथ ही मानव भूगोल की एक शाखा का विकास हुआ जिसको अपन कृषि भूगोल के नाम से जानते हैं। तो देखो, जैसे ही मानव ने, देखो दूसरे पेज पे देख लेते हैं इसका पूरा विकास क्रम है कि मानव जो प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में मानव की जो आवश्यकता थी वो कैसी थी? सीमित थी, सीमित थी। और जो मानव का जीवन है वो जंगलों तक ही फैला था,
जंगलों तक ही फैला था। तो इस समय मानव भूगोल का कोई विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मानव को और आवश्यकता महसूस हुई और मनुष्य ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और कृषि कार्य के प्रारंभ के साथ ही कृषि भूगोल का क्या हुआ, विकास हुआ। कृषि भूगोल का क्या हुआ, विकास हुआ। यहां तक क्लियर है। कृषि के बाद में और जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे मानव समुदाय में रहने लगा, और जैसे ही समुदाय में रहने लगा, जैसे ही मानव समुदाय में रहने लगा, उसके साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का विकास हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक किसका हुआ, भूगोल का विकास हुआ। अब जैसे ही मानव की गतिविधियां शुरू हो गई, मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में शुरू हो गया, तो उसी के साथ ही क्या हुआ था, मानव भूगोल का विकास शुरू हो गया था। मानव भूगोल का विकास शुरू हो गया था। यहां अपन ये देखें, एक मिनट, अपन यहां ये देखें कि मानव भूगोल होता क्या है। तो भूगोल का वह भाग जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण विकसित होता है। देखो, भूगोल का वह भाग भूगोल का वह भाग जो मानवीय हस्तक्षेप से विकसित होता है, मानवीय हस्तक्षेप से विकसित हुआ है, विकसित हुआ है, क्या कहलाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाएगा। तो पहले मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं था। प्राचीन काल में या प्राग ऐतिहासिक काल में मानव की कोई ज्यादा आवश्यकता ही नहीं थी, तो इस वजह से उसने नेचर में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पहला जो हस्तक्षेप था वो किसके साथ शुरू हुआ, कृषि के साथ शुरू हुआ, और जैसे ही कृषि के साथ शुरू हुआ, कृषि भूगोल का विकास हो गया, और यहीं से मानव भूगोल की जो सब ब्रांचें हैं उनका विकास होना प्रारंभ हो गया। दूसरी अगर अपन बात करें कि फिर कृषि कार्य करने लगी, तो कृषि में कई लोगों को काम करना पड़ा, तो काम करना पड़ा तो मानव संगठन में रहने लगा, संगठन में रहने लगा तो एक समाज का विकास हुआ, और समाज के विकास के साथ ही सामाजिक भूगोल का विकास हो गया। लेकिन यहां भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, और जैसे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी तो मानव को बस्तियों में या घरों में रहना प्रारंभ कर दिया, या मनुष्य को आवास बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, और इसके साथ ही किसका विकास हो गया, बस्ती भूगोल का या सेटलमेंट ज्योग्राफी का विकास हो गया। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी डेवलप हुई, उसके बाद में सोशियल कल्चरल ज्योग्राफी विकसित हुई, उसके बाद में सेटलमेंट ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। अब मनुष्य को धीरे धीरे आर्थिक मानव बनने लगा, मानव यहां से धीरे धीरे आर्थिक मानव बनने लगा, आर्थिक मानव बनने लगा तो मानव ने किसका विकास किया, उद्योगों का विकास किया, और उद्योगों का विकास के साथ ही औद्योगिक भूगोल या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का विकास हुआ। औद्योगिक भूगोल या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का विकास हुआ। अब जैसे ही उद्योगों का विकास हुआ तो मानव को सामान, कच्चा माल या तैयार माल इधर उधर ले जाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो आवश्यकता महसूस हुई तो मानव ने सड़कों, रेल मार्गों या परिवहन या यातायात के साधनों का विकास किया, और यातायात के साधनों के विकास के साथ ही परिवहन भूगोल या ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का भी विकास हो गया। उद्योगों के बाद में यातायात के साधनों का विकास किया, यातायात के साधनों का विकास किया, यातायात के साधनों के विकास के साथ ही परिवहन या ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का विकास हुआ,
परिवहन भूगोल का विकास हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे मनुष्य व्यापार करने लगा, तो व्यापारिक भूगोल का विकास हुआ या आर्थिक भूगोल का विकास हुआ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विकास हुआ, आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। तो इस हिसाब से मानव भूगोल का क्या रहा है, विकास क्रम रहा है। कि प्रारंभ में बात की जाए तो जो मानव था उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, उसके बाद में धीरे 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 मानव ने स्टेप बाय स्टेप जो मानव भूगोल की सब ब्रांचें हैं उनका विकास किया। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि भूगोल का वह भाग जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण विकसित होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। खैर अपन ह्यूमन ज्योग्राफी एक अलग पार्ट है भूगोल का, उसको अपन अलग पढ़ेंगे और उसमें अपन इन सब ब्रांचों में जो भी टॉपिक अपने अपने सिलेबस में दिए हुए हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर अपन यहां तक की बात करेंगे। अब दूसरी जो अपन बात करेंगे वो बात भौतिक भूगोल के ऊपर करेंगे, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा। और भौतिक भूगोल को ही अपने को सबसे पहले अध्ययन करना है, तो भौतिक भूगोल में अपन सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। भौतिक भूगोल या इसको अपन बोल देंगे प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल मतलब नेचुरल ज्योग्राफी। भूगोल का वह भाग, भूगोल का वह भाग जो अपने आप विकसित हुआ है, अपने आप विकसित हुआ है, या ये भी बोल सकते हैं बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित हुआ है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित हुआ है। क्लियर है? भूगोल का वह भाग जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विकसित हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन फिजियोग्राफी भी बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? तो अब अपन बात करते हैं भौतिक भूगोल। अगर भौतिक भूगोल के पिता की बात की जाए तो भौतिक भूगोल का जो पिता है वो है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब यहां अपन ये देखेंगे कि फिजियोग्राफी या भौतिक भूगोल का जो वर्ड है वो सबसे पहले देने वाले कौन थे, तो वर्ड देने वाले कौन थे, जेडी डाना महोदय थे। जेडी डाना महोदय थे। और जेडी डाना महोदय की एक पुस्तक थी मैनुअल ऑफ ज्योग्राफी। उसमें फिजियोग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी शब्द दिया गया था या नेचुरल ज्योग्राफी शब्द दिया गया था। पर्टिकुलर उस बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है वो फिजियोग्राफी लिखा हुआ है। बाकी इसको अपन फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं या नेचुरल ज्योग्राफी बोल सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राकृतिक भूगोल का जो वास्तविक विकास करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे वो हेनरी हेनेल थे। प्राकृतिक भूगोल का जो वास्तविक विकास करने वाले थे, अगर इस भूगोल के वास्तविक विकास की बात करें, वास्तविक विकास की अगर बात करें तो वास्तविक विकास करने वाले कौन थे, हेनरी हेलेन। हेलेन ने इस भूगोल का वास्तविक विकास किया और उनकी बुक का नाम ही क्या था, फिजियोग्राफी था। उनकी बुक का नाम ही क्या था, फिजियोग्राफी था या प्राकृतिक भूगोल था।
तो यहां तक ये चीजें क्लियर हैं। अगर भूगोल के ज्योग्राफिकल ब्रांचेज की बात की जाए तो ज्योग्राफिकल ब्रांच को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है वो नेचुरल ज्योग्राफी या फिजियोग्राफी, या जो सेकंड है वो ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। मानव भूगोल के अगर पिता की बात की जाए तो वो कार्ल रिटर है। उसके बाद में रेटजेल ने भी मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया था। जबकि भौतिक भूगोल के पिता की बात की जाए तो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। मानव भूगोल का अपन एक सेपरेट चर्चा करेंगे, जबकि आज जो अपन चर्चा करेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर करेंगे। तो फिजियोग्राफी जो शब्द देने वाले थे वो कौन थे? जेडी डाना महोदय थे। कई बार यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा हुआ है, और फिजियोग्राफी शब्द देने वाले कौन थे वो भी पूछा गया है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजियोग्राफी का वास्तविक विकास करने वाले जो भूगोलवेता थे वो कौन थे? तो वो भूगोलवेता हेनरी हेलेन थे। ठीक है, अब अपने को इस भाग में आगे चर्चा करनी है। तो अब अपन जो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिजियोग्राफी है उसकी सब ब्रांचों की बात करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत सारी उप शाखाओं में विभाजित किया जाता है, लेकिन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 शाखाओं का अध्ययन करेंगे। तो अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे भौतिक भूगोल की शाखाओं की। भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल की शाखाओं की अगर बात करें तो कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है, लेकिन पहली शाखा है भू आकृति भूगोल। भू आकृति भूगोल, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरी कौन सी शाखा है? दूसरी शाखा है जलवायु भूगोल। क्लाइमेट ज्योग्राफी। तीसरी कौन सी शाखा है? सागरीय या समुद्र भूगोल। सागरीय भूगोल, ओशियन ज्योग्राफी। चौथा कौन सा है? जैव भूगोल। जैव भूगोल, या इसको अपन बोलेंगे बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी। क्लियर है यहां तक? तो और भी कई शाखाएं हैं, जैसे मृदा भूगोल है, वनस्पति भूगोल है, चट्टान भूगोल है, बहुत सारी शाखाएं हैं इसकी। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन 4 शाखाओं का अध्ययन करेंगे, और उसमें भी 3 शाखाएं हैं वो हैं फर्स्ट ग्रेड में, और चारों शाखाएं जो हैं वो हैं आपके यूजीसी नेट में। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं: भू आकृति, जलवायु, सागरीय और जैव भूगोल। अब अगर भू आकृति भूगोल की बात करें तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के उच्चावचों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी के उच्चावचों की बात की जाए तो पृथ्वी के उच्चावचों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें जलवायु भूगोल की, तो जलवायु भूगोल में मुख्य रूप से जलवायु से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, जैसे वायुमंडल का संगठन कैसा है, वायुमंडल की परतें कैसी हैं, वैश्विक पवन तंत्र कैसा है, एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर और वैश्विक वायु पवन तंत्र में रिलेशन क्या है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्या है, वाताग्र क्या है, फ्रंट क्या है, एयर मास वायु राशियां क्या हैं,
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन, और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में अपन 3 ज्योग्राफर्स का अध्ययन करेंगे, कोपेन, थार्नवेट और ट्रिवार्था का। और वर्ल्ड जो क्लाइमेट रीजन है उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, विश्व के जलवायु प्रदेशों की भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये सारी की सारी चर्चा किस में करेंगे? जलवायु भूगोल में। सागरीय भूगोल की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर सागरों का अध्ययन करेंगे, सागरीय नितल के जो उच्चावच हैं उनका अध्ययन करेंगे, सागरीय जो गर्त हैं उनका अध्ययन करेंगे, कटकों का अध्ययन करेंगे, सागरीय ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे, ओशियन करंट का अध्ययन करेंगे, सागरीय तरंगों का अध्ययन करेंगे, ओशियन सलाइनिटी का अध्ययन करेंगे, ओशियन टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे, और ओशियन जैव मरुभूमि का अध्ययन करेंगे, या ओशियन रिसोर्सेज का भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। अगर बात करें बायोजियोग्राफी की, तो बायोजियोग्राफी लगभग कनेक्ट रहेगी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ, या क्लाइमेट ज्योग्राफी का भी कुछ भाग इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, पिरामिड्स हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। इन सब का जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे। बायोम है, उन सब का अध्ययन किस में करेंगे? बायो ज्योग्राफी में करेंगे। तो इन चारों से अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में मुख्य रूप से पृथ्वी की गतिविधियों का अध्ययन, पृथ्वी की गतिविधियों का अध्ययन, जलवायु दशाओं का अध्ययन, सागरीय दशाओं का अध्ययन, और जैविक समुदाय जो प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है उसका अध्ययन अपन किस में करेंगे? उसका अध्ययन अपन प्राकृतिक भूगोल में करेंगे। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक भूगोल में पृथ्वी से संबंधित उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो अपने आप विकसित हुआ है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विकसित हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब अपन किसकी बात करेंगे? अब धीरे धीरे जो अपन ज्योग्राफी से चले थे उसके बाद में उसके सब पार्ट की अपन बात की थी, उसके बाद उनके सब पार्ट की बात की थी, वहां से आते आते अब अपन आएंगे भू आकृति भूगोल पर, जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो अब अपन जो बात करेंगे, जो अपना टॉपिक रहेगा वो जियोमॉर्फोलॉजी रहेगा। भू आकृति भूगोल। अब देखो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। देखो जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी। एक वर्ड है यहां जियो, एक वर्ड है यहां मॉर्फी, और एक वर्ड है लॉजी। जियो, मॉर्फी और लॉजी। जियो का अर्थ यहां क्या होगा? पृथ्वी। मॉर्फी का मतलब क्या होगा यहां? स्थलाकृति, या इसको अपन उच्चावच भी बोल सकते हैं, रिलीफ, और इसका मतलब हो जाएगा अध्ययन करना, अध्ययन करना या वर्णन करना। ठीक है, तो इन तीनों के मीनिंग से अपन सीधा सीधा यह बता सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन क्या होता है। जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करना, पृथ्वी की स्थलाकृतियों या उच्चावचों का अध्ययन करना, उच्चावचों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? अब जो जियोमॉर्फोलॉजी शब्द है वो देने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे वो ल्यूमेन थे 1858 में। अगर जियोमॉर्फोलॉजी शब्द की बात करें
तो सबसे पहले देने वाले थे ल्यूमेन 1858 में, लेकिन उसके बाद में भी ये वर्ड दोबारा दिया गया पावेल महोदय के द्वारा 1888 में। पावेल महोदय के बाद में मैकेंजी ने ये वर्ड दिया 1891 में। यहां तक क्लियर है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इनका क्रम पूछा गया है कि ज्योग्राफी शब्द देने वाले भूगोल वेताओं का, जियोमॉर्फोलॉजी शब्द देने वाले भूगोल वेताओं का क्रम क्या रहा है। तो आपको डेट नहीं दी जाएगी, ये पूछा जाएगा और उसमें नीचे कुट दे दिए जाएंगे। तो आपको अगर डेट याद रहेगी तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा। और अभी जैसे पिछला 18 तारीख को यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था या इससे पहले जो पेपर हो रहे हैं, उसमें आपको यही चीज पूछी जा रही है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जैसे इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो ही कर पाए हैं, वही लोग कर पाए हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। रट्टे मारने वाली एग्जाम अब नहीं हो रही है। तो आप इन चीज़ों को समझो कि आप सोच रहे हो कि एक गाइड लेके या 7-8 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट करके आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही होने चाहिए। खैर, इसके ऊपर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे कि ज्योग्राफी को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है अभी जो वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके आधार पे। अब देखो, अब ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी शब्द देने वाले ल्यूमेन, पावेल और मैकेंजी थे, लेकिन इस भूगोल का या भू आकृति भूगोल का जो विकास करने वाले भूगोल वेता थे वो कौन थे? इस भूगोल का जो विकास करने वाले भूगोल वेता थे वो थे विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस जियोमॉर्फोलॉजी का वास्तविक विकास करने वाले ये भूगोल वेता थे। यहां तक क्लियर है। अब देखो, विलियम मॉरिस डेविस ने, जो भी पुराने स्टूडेंट उनको तो पता ही, अपन ने इसका सिद्धांत पढ़ा था भौगोलिक चक्र का। विलियम मॉरिस डेविस ने एक सिद्धांत दिया था भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र, इसको अपन बोल सकते हैं सामान्य भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र, या इसको अपन नदी अप्रदन चक्र भी बोल सकते हैं। इस सिद्धांत को तीनों नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा दिया गया था। और विलियम मॉरिस डेविस ने इसी सिद्धांत के साथ ही जियोमॉर्फोलॉजी का विकास किया था। यहां तक क्लियर है। लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना है कि विलियम मॉरिस डेविस का ये जो सिद्धांत है, ये एक रूपतावाद के सिद्धांत का विस्तार था। ये किसका विस्तार था दोस्तों? ये विस्तार था, ये जो सिद्धांत थे ये किसका विस्तार था? एक रूपतावाद के सिद्धांत का विस्तार था। एक रूपतावाद के सिद्धांत का विस्तार था। ठीक है। तो अगर जियोमॉर्फोलॉजी में बात की जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी में डेविस के अप्रदन चक्र से पहले भी एक रूपतावाद के सिद्धांत का बोलबाला था। लेकिन बात यहां वही आ जाती है कि जियोमॉर्फोलॉजी का वास्तविक विकास करने वाले जो भूगोलवेता थे वो विलियम मॉरिस डेविस थे। और डेविस का जो भौगोलिक चक्र का सिद्धांत है वो जेम्स हटन के एक रूपतावाद के सिद्धांत का ही विस्तारित रूप है। उसका ही क्या है? विस्तारित रूप है। तो अपन अब सबसे पहले ये देखेंगे कि एक रूपतावाद का सिद्धांत है क्या, और जेम्स हटन के डेविस के जो सिद्धांत है भौगोलिक चक्र को, उसको अपन आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब जो अपन देखेंगे वो
एक रूपतावाद के सिद्धांत को देखेंगे और यहां से यूजीसी नेट में तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो यही सीधा आ गया है कि एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया किसने था, तो दिया किसने था, जेम्स हटन ने दिया था। तो अब अपन किसकी बात करेंगे, एक रूपतावाद के सिद्धांत की बात करेंगे। एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया था, यह दिया था दोस्तों जेम्स हटन ने। जेम्स हटन ने दिया था। कब दिया था, 1785 में। 1785 में जेम्स हटन ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, शोध पत्र लिखा या शोध पत्र प्रकाशित किया, और किसके सामने किया, द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडेनबर्ग। एडेनबर्ग स्वीडन की एक जगह है, स्वीडन की राजधानी है, और वहीं के कौन थे, वहीं के जेम्स हटन थे। ठीक है, वहीं के कौन थे, वहीं के जेम्स हटन थे। तो यहां तक क्लियर है। अब द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग ने 2 साल बाद में थ्योरी ऑफ द अर्थ के नाम से ये जो शोध पत्र है ये सबके सामने प्रकाशित किया। तो 1787 थ्योरी ऑफ द अर्थ के नाम से क्या है, प्रकाशित किया। जैसे ही यह सिद्धांत प्रकाशित हुआ, इसी में ही क्या था, इसी में ही सिद्धांत था एक रूपतावाद का। तो जैसे ही यह सिद्धांत प्रकाशित हुआ, उस सिद्धांत के साथ ही भूगोल में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। चक्रीय पद्धति की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। अवधारणा का सूत्रपात हुआ। यहां ध्यान रखना दोस्तों, यहां यह ध्यान रखना कि एक रूपतावाद के सिद्धांत के साथ ही जियोमॉर्फोलॉजी में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का उदय हुआ। इससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में आकस्मिकवाद का बोलबाला था। इससे पहले अगर बात करें तो किसका बोलबाला था, आकस्मिकवाद का बोलबाला था। आकस्मिकवाद का मतलब यह है दोस्तों कि अगर पहले भूगोलवेताओं का कहना था कि जो भी स्थलाकृतियां हैं या जो भी उच्चावच हैं, जो भी प्रक्रम है, उन सब का निर्माण अचानक से हुआ है, उन सब का निर्माण अचानक से हुआ है। अगर किसी के बारे में यह पूछा गया कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, आंसर आ गया अचानक से हुआ है। पठारों का निर्माण कैसे हुआ, आंसर आ गया अचानक से हुआ है। लेकिन जैसे ही थ्योरी ऑफ द अर्थ प्रकाशित हुआ, जिसमें एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रकाशित हुआ, उसके साथ ही भूगोल में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का उदय हुआ। तो अपन यहां एक क्वेश्चन बन जाता है कि चक्रीय पद्धति की अवधारणा का जो उदय हुआ है वो कौन से सिद्धांत से हुआ है, एक रूपतावाद के सिद्धांत से हुआ है, या चक्रीय पद्धति की अवधारणा देने वाले विद्वान कौन थे, जेम्स हटन थे। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब चक्रीय पद्धति क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अब देखो चक्रीय पद्धति क्या है। चक्रीय पद्धति में जेम्स हटन ने यह बताया है कि कोई भी स्थल रूप है या कोई भी प्रक्रम है, उसकी एक निश्चित चक्कर होता है कि वो कहां से शुरू होता है, कहां समाप्त होता है। तो सभी स्थल रूपों का निर्माण एक निश्चित चक्कर में होता है। तो अब अपन ये बात करेंगे कि जेम्स हटन का एक रूपतावाद का सिद्धांत था क्या। यहां तक क्लियर है।
यहां से इन 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे या फर्स्ट ग्रेड में भी आपको कभी कभार ये क्वेश्चन मिलेगा कि एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये शोध पत्र किसके सामने प्रकाशित हुआ था और ये किस नाम से लास्ट में प्रकाशित हुआ है, या चक्रीय जो पद्धति है उसका जन्मदाता कौन था या कौन सा सिद्धांत था। अब अपन ये देखेंगे कि एक रूपतावाद का सिद्धांत है क्या। एक रूपतावाद के सिद्धांत में जेम्स हटन ने क्या कहा कि जो प्रक्रम या नियम वर्तमान में काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही नियम या प्रक्रम, यही नियम या प्रक्रम भूतकाल में भी काम कर रहे थे, भूतकाल में भी काम कर रहे थे। क्लियर है। और यही क्या है, यही जेम्स हटन का एक रूपतावाद का सिद्धांत है। जेम्स हटन ने क्या कहा कि जो प्रक्रम या जो नियम आज काम कर रहे हैं, यही नियम और प्रक्रम पहले भी काम कर रहे थे और आगे भी काम करते रहेंगे, और ये सारे के सारे प्रक्रम एक चक्रीय पद्धति के द्वारा निष्पादित होते हैं। अब यहां प्रक्रम का मतलब क्या है? प्रक्रम का मतलब होता है कि जिन चीजों से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां तो नदी प्रक्रम हो गया, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पवन प्रक्रम हो गया। तो यहां प्रक्रम का मतलब क्या होता है? यहां प्रक्रम का मतलब होता है नदी प्रक्रम, नदी प्रक्रम, पवन प्रक्रम, पवन प्रक्रम, हिमानी प्रक्रम, हिमानी प्रक्रम, परिहिमानी प्रक्रम, सागरीय तरंगे प्रक्रम, सागरीय तरंगे या काष्ठ प्रक्रम या भूमिगत जल जिसको बोलेंगे भूमिगत प्रक्रम, ये सारे के सारे प्रक्रम जो आज काम कर रहे हैं वो पहले भी काम कर रहे थे। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी गतिशीलता में अंतर रहा होगा, ये लाइन और लिख सकते हैं अपन, हाँ कर रहे थे, हालांकि ये हो सकता है, हालांकि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि इनकी सक्रियता में अंतर रहा होगा, कि इनकी सक्रियता में अंतर रहा होगा। इसको भी समझेंगे, है ना। प्रक्रम का मतलब ये है, देखो दोस्तों, कि जैसे नदियां हैं, नदियां हैं, अगर किसी वी आकार की घाटी का निर्माण कर रही है तो वो पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। नदियां डेल्टा पहले भी बना रही थी, आज भी बना रही है, आगे भी बनाएंगी। पवन द्वारा इंसेल वर्ग का निर्माण पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक रूपतावाद दिख रही है कि जो पहले काम कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं, या जो आज काम कर रहे हैं वो पहले भी काम कर रहे हैं। यही जेम्स हटन का एक रूपतावाद का सिद्धांत था। हाँ, जेम्स हटन ने यह जरूर बताया कि हो सकता है कि इनकी सक्रियता में, इनकी गतिशीलता में अंतर रहा होगा। जैसे इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे प्लीस्टोसीन काल की बात करें तो प्लीस्टोसीन काल में पूरी पृथ्वी के ऊपर हिमयुग का प्रभाव था। तो हिमयुग का प्रभाव होने के कारण हो सकता है कि इस समय हिमानी प्रक्रम ज्यादा सक्रिय रहा होगा। लेकिन जैसे ही हिमयुग का अंत होता है,
हिम पिघलती है तो वहां हिमानी प्रक्रम कम और नदी प्रक्रम ने ज्यादा काम किया होगा। शुष्क क्षेत्रों में पवन अप्रदन ने ज्यादा काम किया होगा। तो जेम्स हटन ने यह कहा कि प्रक्रम जो काम तो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी गतिशीलता में क्या रहा होगा, अंतर रहा होगा। यह हो सकता है। और यही जेम्स हटन का क्या है, एक रूपतावाद का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के आधार पर 3 निष्कर्ष दिए। पहला निष्कर्ष क्या दिया? पहला निष्कर्ष दिया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। पहला निष्कर्ष क्या दिया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। क्लियर है कि जो चीजें वर्तमान में हो रही है यही चीजें पहले भी हो रही होंगी। तो जेम्स हटन ने कहा वर्तमान भूत की कुंजी है। भौगोलिक चक्कर, सभी भौगोलिक चक्र चक्रीय पद्धति से निष्पादित हुए हैं। चक्रीय पद्धति से निष्पादित हुए हैं। क्लियर है? मतलब सारे के सारे जो प्रक्रम होते हैं उनका एक साइकिल रहा है। जैसे अपन बात करें भारत के संदर्भ में, देखो कि भारत किसका हिस्सा था? भारत हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। भारत किसका हिस्सा था? भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। और इस समय जो गोंडवाना लैंड था वो किसके पास था? वो साउथ पोल के पास था। किसके पास था? साउथ पोल। इस समय जो अफ्रीका का जो नेटाल है उसके पास ही क्या था? दक्षिण ध्रुव था। तो इस समय अगर भारत की जलवायु की बात की जाए तो इस समय भारत की जलवायु कैसी थी? हो सकता है इस समय भारत की जलवायु शीत प्रभाव में रही होगी, लेकिन जैसे ही ये टूट करके अलग जाता है तो अलग अलग जलवायु कटिबंध से गुजरता है। तो यहां कभी शीतोष्ण जलवायु आई होगी, यहां कभी शीतोष्ण जलवायु आई होगी, यहां कभी उष्ण जलवायु आई होगी। और जैसे ही ये जाके टकराता किससे है? यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से जैसे ही टकराता है तो यहाँ किसकी उत्पत्ति होती है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। और हिमालय की जैसे ही उत्पत्ति हुई तो इसकी जलवायु कैसी हो गई? उष्ण के साथ आर्द्र भी हो गई, तो उष्णाद्र हो गई। कैसी हो गई? उष्णाद्र हो गई। तो एक चक्कर है, एक चक्कर बन रहा है कि कभी शीत जलवायु रही होगी, कभी शीतोष्ण रही होगी, कभी उष्ण रही होगी, कभी उष्णाद्र रही होगी। और हो सकता है जिस दिन हिमालय अप्रदन के द्वारा नष्ट हो जाए तो भारत में वापिस से शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव हो जाएगा। तो जेम्स हटन ने क्या कहा? जेम्स हटन ने क्या कहा कि जो भौगोलिक प्रक्रम होते हैं वो चक्रीय पद्धति से क्या होते हैं? निष्पादित होते हैं। भौगोलिक जो प्रक्रम हैं वो चक्रीय पद्धति से निष्पादित होते हैं, लेकिन जेम्स हटन ने यह बताया कि ये कहां से प्रारंभ होते हैं और कहां समाप्त होते हैं ये पता लगाना मुश्किल है। न आदि का पता, न अंत का भविष्य। न आदि का पता, न अंत का भविष्य। न अंत का भविष्य। मतलब ये जो चक्रीय पद्धति चल रही थी, ये जो चक्रीय पद्धति चल रही थी, ये कहां से प्रारंभ होती है और कहां जाकर के समाप्त होगी, या समाप्त होगी या नहीं भी होगी, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जैसे अपन डेविस का भौगोलिक चक्र पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे जैसे किसी पर्वत का मान लेते हैं कि अप्रदन हो रहा है तो हो सकता है उसमें वापस से उत्थान हो जाए, और जैसे ही उसमें वापस से उत्थान होगा तो क्या होगा? वापस से
अपरदन चक्र सक्रिय हो जाएगा। तो जेम्स हटन ने एक रूपतावाद के सिद्धांत के आधार पर 3 निष्कर्ष निकाले और ये निष्कर्ष भी कथन कारण में देकर के कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या निष्कर्ष दिए कि जो चीजें प्रेजेंट टाइम में हो रही है वही चीजें भूतकाल में भी हो रही थी। भौगोलिक जो प्रक्रम है वो एक चक्रीय पद्धति के द्वारा संपन्न होते हैं और कहां से शुरू होते हैं कहां इनका अंत होता है ये अपने को नहीं पता है। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जेम्स हटन के एक रूपतावाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया डेविस ने और डेविस से आगे बढ़ाया पेंक ने। उन दोनों के सिद्धांत को अपन पढ़ेंगे जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसकी बात थी? ये जेम्स हटन के एक रूपतावाद की बात थी। अब अपन बात किसकी कर रहे थे? अब अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? टॉपिक चल रहा था जियोमॉर्फोलॉजी। तो देखो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन। पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन। और अगर पृथ्वी के ऊपर स्थलाकृतियां देखी जाए तो दोस्तों 4 प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं और ये 4 प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं वही पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी है। तो नेक्स्ट अपन बात किसकी करेंगे कि 4 प्रकार की स्थलाकृतियों की बात करेंगे। पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार के उच्चावच देखने को मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब अपन देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृतियां हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन है, पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन है। पृथ्वी के उच्चावचों या स्थलाकृतियों का क्या है? अध्ययन है। और पृथ्वी के ऊपर कितनी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? अभी तक तो आपने 3 सुना होगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच और तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। और यहां आपको एक और बता देंगे आज, चतुर्थ श्रेणी के उच्चावच। तो अपन अब उन उच्चावचों की बात करेंगे, वहां से भी कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला कौन सा है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब देखो दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं महाद्वीप और महासागर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का ही निर्माण हुआ था। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की अगर अपन बात करें तो इसमें किसको शामिल करेंगे? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, और शामिल किसको करेंगे? महासागर को। तो सबसे पहले निर्माण पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागरों का हुआ था, इस वजह से इनको प्रथम श्रेणी के उच्चावच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं। अब देखो, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो निर्माण होता है वो होता है अंतर्जात बलों के कारण। अंतर्जात बलों के कारण क्या होता है? इनका निर्माण हुआ है। अब यहां अपन ये देखेंगे कि ये अंतर्जात बल क्या होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 2 बल काम करते हैं। एक बल कौन सा काम करेगा? एक बल काम करेगा अंतर्जात बल, एक बल काम करेगा अंतर्जात बल, और दूसरा जो बल काम करेगा वो करेगा बहिर्जात बल। बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वे बल होंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बल वे बल होंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। ये कहां से उत्पन्न होंगे? पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होंगे, आंतरिक भाग से उत्पन्न होंगे। इस वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? अंतर्जात बल कहा जाता है। अब ये जो अंतर्जात बल हैं ये पृथ्वी के ऊपर क्या काम करते हैं? विषमताओं को जन्म देते हैं।
क्या काम करते हैं, विषमताओं को जन्म देते हैं। अब ये विषमताओं को जन्म कैसे देते हैं, देखो ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, लेकिन अंतर्जात बलों के कारण कहीं वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, कहीं वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, कहीं पठारों का निर्माण हो गया, कहीं पठारों का निर्माण हो गया, कहीं मैदानों का निर्माण हो गया, कहीं किसका निर्माण हो गया, मैदानों का निर्माण हो गया, कहीं घाटियों का निर्माण हो गया, कहीं ज्वालामुखी गुंबद का निर्माण हो गया, कहीं छोटी मोटी पहाड़ियों का निर्माण हो गया। तो जो पृथ्वी एकदम से समतल नजर आ रही थी उसके ऊपर अंतर्जात बलों ने विषमताओं को जन्म दे दिया, और अंतर्जात बलों के कारण किस किस का निर्माण हो गया, देखो पर्वतों का निर्माण हो गया, पठारों का निर्माण हो गया, मैदानों का निर्माण हो गया, गर्तों का निर्माण हो गया। ये सारे के सारे निर्माण किससे हो रहा है, ये अंतर्जात बलों के कारण इनका निर्माण हो रहा है। तो जो पृथ्वी प्लेन थी, अंतर्जात बलों के कारण कहीं पर्वत हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं पठार हैं, तो विषमताएं पैदा करती, उनको क्या कहा जाता है, अंतर्जात बल कहा जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये इन अंतर्जात बलों के ऊपर कौन सा बल काम करता है, काम करता है बहिर्जात बल। कौन सा बल काम करेगा, बहिर्जात बल काम करेगा। अब बहिर्जात बल ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर काम करता है, तो इस वजह से इसको बहिर्जात बल कह दिया जाता है। और बहिर्जात बल में कौन से प्रक्रम काम करेंगे, अपक्षय, अप्रदन और निक्षेप। ये तीनों की तीनों क्रियाएं किसमें काम करेगी, बहिर्जात में काम करेगी। यहां अपक्षय का मतलब क्या होता है, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूट जाना, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूट जाना। अप्रदन का मतलब होता है चट्टान के उन टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहाकर ले जाना, या उड़ा करके ले जाना, या गुरुत्व के कारण खिसक के चले जाना, और कहीं ले जाकर के निम्न भागों में उसको जमा कर देना, क्या होता है, निक्षेप होता है। देखो एक बार, जैसे किसी नदी ने इस पहाड़ को काट करके कहां जमा कर दिया, यहां जमा कर दिया, तो जैसे ही यहां जमा करेगा तो इसकी तो जो ऊंचाई है वो घटती चली जाएगी, और ये जो खड्डा है वो भरता चला जाएगा, और वापिस से क्या हो जाएगी, पृथ्वी वापिस से समतल हो जाएगी। और वापिस से समतल हो जाएगी तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि बहिर्जात बल समतलीकरण का कार्य करते हैं, समतलीकरण का कार्य करते हैं। मतलब अंतर्जात बल विषमताओं को जन्म देंगे और बहिर्जात बल उसको समतल बनाने का काम करेंगे। और यही तो एक चक्र है, इसी को ही तो भौगोलिक चक्र कहा जाता है कि यहां से उत्थान होगा, फिर इसका अप्रदन होगा, यहां निक्षेप होगा, अंतर्जात अंतर्जात बलों के कारण फिर से उत्थान होगा, फिर से भारी प्रक्रम काम करेंगे, फिर से उत्थान होगा। इसी को ही तो भौगोलिक चक्र कहा जाता है। यही तो जेम्स हटन ने बताया था कि किसी स्थलाकृति का निर्माण एक चक्कर से होता है, और यही सिद्धांत उसके बाद में डेविस ने दिया था। तो यहां अपने को एक चीज और समझ आई होगी कि जियोमॉर्फोलॉजी को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो वे जो प्रक्रम सारे के सारे जो अंतर्जात बलों के कारण निर्माण हो रहा है, दूसरे जो बहिर्जात बल काम कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी दो भागों में डिवाइड है, एक अंतर्जात बल से प्रभावित जियोमॉर्फोलॉजी, एक बहिर्जात बल से प्रभावित जियोमॉर्फोलॉजी। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात किसकी की थी, प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर है, और इनको अंतर्जात बलों की वजह से इनका निर्माण हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब अपन नेक्स्ट बात किसकी करते हैं, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड श्रेणी के उच्चावचों की। अब अपन बात किसकी करेंगे, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की। यहां मैं सीधा ही लिख रहा हूं सेकंड श्रेणी उच्चावच। अब ये कौन कौन से हैं दोस्तों, देखो सेकंड श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो महाद्वीप और महासागरों के ऊपर स्थित जो स्थलाकृतियां हैं, महाद्वीप और महासागरों के ऊपर स्थित स्थलाकृतियां कौन सी है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है।
यहां लिख सकते हैं अपन महाद्वीप व महासागरों के ऊपर स्थित स्थलाकृतियां, स्थित स्थलाकृतियां किसमें आती हैं? सेकंड श्रेणी के उच्चावच में आती हैं। जैसे पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, कटक हो सकते हैं और सागरीय गर्त हो सकते हैं। और इन सब का निर्माण भी किससे होता है? थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था ना, अंतर्जात बलों के कारण होता है। किससे होता है? अंतर्जात बलों के कारण इनका क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ कॉन्टिनेंट और ओशियन, उसके बाद में इनका जो निर्माण हुआ है वो इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से हुआ है, अंतर्जात बलों के कारण हुआ है। अब इन महाद्वीप और महासागरों के ऊपर स्थित जो भी स्थलाकृतियां हैं वो सेकंड श्रेणी के उच्चावच में आती हैं, जिनका निर्माण भी इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से ही हुआ है, अंतर्जात बलों की वजह से ही हुआ है। उसमें कौन कौन होंगे? माउंटेन होंगे, प्लेट्यू होंगे, प्लेन होंगे, रिज होंगे और ट्रेंच होंगे, तो दो उच्चावच हो गई, दो स्थलाकृतियां हो गई। अब अपन बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच की, जो थोड़ी इनसे अलग है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच की, अब तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं दोस्तों, उनका निर्माण बहिर्जात शक्तियों की वजह से होता है। देखो महाद्वीप व महासागरों के ऊपर कार्य करने वाले प्रक्रमों से निर्मित स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी में शामिल करते हैं। अब प्रक्रम का यहां मैंने पहले भी बताया था कि इसमें किसको शामिल करेंगे? नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जैसे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, परिहिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, परिहिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। इसके साथ ही अपन ये भी देखेंगे सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां, या अपन ये भी बोल सकते हैं भूमिगत जल, जिसको अपन बोलेंगे कास्ट टोपोग्राफी, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब इनके द्वारा जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल करेंगे। जैसे वी आकार की घाटी हो, गार्ज हो, केनियन हो, युवाला हो, पोलजे हो, ड्रमलिन हो, एस्कर हो, इंसेलबर्ग हो, भूस्तंभ हो, यारडांग हो, डेल्टा हो, इनके द्वारा जो भी स्थलाकृतियां, जितनी भी स्थलाकृतियां अपन इसमें पढ़ेंगे वो सारी की सारी तृतीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल होंगी। इन स्थलाकृतियों का निर्माण बहिर्जात शक्तियों की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि नदी
या तो निक्षेप से स्थलाकृति बनाएगी या अप्रदन से स्थलाकृति बनाएगी। और निक्षेप और अप्रदन किस में शामिल हो रहे हैं? बहिर्जात बलों में शामिल हो रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों कि इन सब का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है? बहिर्जात शक्तियों से हो रहा है। बहिर्जात शक्तियों से हो रहा है, मतलब अप्रदन और निक्षेप से हो रहा है। क्लियर है? तो ये तृतीयक श्रेणी के उच्चावच होंगे। अब देखो यहां प्रथम श्रेणी के उच्चावच अंतर्जात बलों का योगदान है, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच अंतर्जात शक्तियों का योगदान है, लेकिन तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों की अगर अपन बात करें तो इसमें बहिर्जात शक्तियों का योगदान है। यहां तक क्लियर है? मुख्य रूप से तो अपन जियोमॉर्फोलॉजी में इतना ही पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन एक और है जो चतुर्थ श्रेणी के उच्चावचों में शामिल होते हैं। चतुर्थ श्रेणी के उच्चावचों में शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को शामिल किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को शामिल किया जाता है। अब मानव के द्वारा जितने भी हैं, जैसे सड़क हैं, पुल हैं, जितने भी स्थलाकृतियां हैं, मतलब खूब सारी होती हैं मानव के द्वारा, जितने भी स्थलाकृतियां हैं वो किस में शामिल की जाएंगी? चतुर्थ श्रेणी में शामिल की जाएंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या थी? ये जियोमॉर्फोलॉजी में निर्मित उच्चावच थे, जिसका अध्ययन अपन करेंगे। खैर इसका तो अपन नहीं करेंगे यहां, लेकिन यहां तक अपन अध्ययन करेंगे। तो पूरे के पूरे जियोमॉर्फोलॉजी को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो अंतर्जात बलों से निर्मित और दूसरा बहिर्जात बलों से निर्मित। तो यहां तक क्लियर होगा। कल अपन किसकी बात करेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर जाने से पहले, अंतर्जात बल बहिर्जात बल पर जाने से पहले, अंतर्जात बलों के कारण या अंतर्जात बल कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं उसका पहले अपने को अध्ययन करके फिर धीरे धीरे अपन प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं, महाद्वीप और महासागरों के निर्माण को अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना रहेगा। और दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी के बैच चल रहे हैं। जिसको भी बैच से संबंधित ज़्यादा जानकारी लेनी हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप। 8094610611। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके मुझसे जिस बैच की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हो। इसके साथ ही दोनों का अपना स्टडी मटेरियल भी है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो एक दो दिन में डाल दूंगा कि किस टाइप से वो स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। स्कूल व्याख्याता की अगर बात करें तो आपको 6 बुक मिलेंगी और यूजीसी नेट में आपको 8 बुक मिलेंगी। तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। हमारा अगर स्टडी मटेरियल अगर आप लेते हो तो विश्वास करिए आपको ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड या यूजीसी नेट से रिलेटेड सिंगल पेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके साथ साथ हमारे से आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके कोर्स और स्टडी मटेरियल की सैंपल पीडीएफ वगैरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इससे व्हाट्सएप करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद दोस्तों।